हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे सोलर कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं और बेसिकली पावर सेक्टर में सोलर कंपनी का क्या पोटेंशियल है और सोलर कंपनी में कितनी सारी सोलर कंपनी आती हैं और उसको एनालिसिस में कौन कौन से की फैक्टर और पैरामीटर को हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारी सोलर कंपनियों का ट्रेंड चला है। इंडिया थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी है। तो आगे में इनका पोटेंशियल क्या है, चूँकि सोलर पावर कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट एज कंपेरिजन द थर्मल पावर ज़्यादा आता है। तो अब गवर्नमेंट किस हिसाब से काम कर रही है कि दिनों में कंपटीशन आ रहा है और आने वाले समय में ये एक अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है। चलिए वन बाय वन देखेंगे और आगे बढ़ने से बोलेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चूँकि सोलर कंपनी से रिलेटेड हम लोगों ने सेशन चालू किया है और इस सेशन में हम लोगों को की पैरामीटर्स को भी एनालिसिस करते हैं और कुछ स्टॉक्स का भी एनालिसिस करते हैं, जिससे एक ओवरऑल व्यू हो जाए आपको। और पर्टिकुलर आपके सेलेक्टेड स्टॉक्स में किसी की अगर व्यू चाहिए, कमेंट्स चाहिए या फिर उनके डिटेलिंग चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी है। तो ओवरऑल मार्केट को देखें तो विथ 107 यानी 108 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इन द अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग का डेटा है ये। यानी 108 गीगावाट का कैपेसिटी करीब करीब सोलर का हो चुका है। तो सोलर का 108 गीगावाट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी तक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग क्या है पावर कैपेसिटी। तो 5000 गीगावाट का कैपेसिटी राइट नाउ है, सॉरी 500 गीगावाट। तो अब ये 500 गीगावाट है। तो अब इसमें एम गवर्नमेंट का क्या है कि 500 गीगावाट हमको करना है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक में, जिसमें 280 गीगावाट सोलर से आना है। तो 500 गीगावाट अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल में मांग रही है गवर्नमेंट, और अभी हमारा सोलर का कितना है, करीब 108 गीगावाट है। तो इसमें हमको सोलर पर डिपेंड यानी विंड देख लें और अदर रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज हैं, तो उसमें विंड भी आ जाता है। तो हमको सोलर पे कॉन्सेंट्रेट करना, तो सोलर पे 208 गीगावाट का फ्रॉम कैपेसिटी 2030 तक हमारा इंडिया का टारगेट है। तो 108 से 280, तो करीब करीब देखेंगे डबल से ज़्यादा, ओवरऑल बोल सकते हैं कि 2.5% के आसपास, मतलब 2.5 गुना के आसपास। तो इतना कैपेसिटी करीब 2030 तक बढ़ानी है। तो इसके हिसाब से काम ज़्यादा करना है और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आना है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट का क्या इसमें पोजीशन है। इसमें कि जैसा देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर ये पीएलआई स्कीम लेकर के आई है, इसको बूस्ट करना है। तो अब इसमें बूस्ट करने में क्या है, पीएलआई स्कीम में क्या दे रही है, सोलर पार्क स्कीम दे रही है। यानी सोलर पार्क स्कीम क्या हुआ, आपने चूँकि सोलर को प्लांट डालने के लिए 1:10 का लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपका पूल बेस्ड पावर प्लांट को बोला जाए कि अगर 1 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत है तो उनको 10 एकड़ की ज़मीन लगनी है। तो 1:10 देना है और प्लस उसको लैंड एक्वाजिशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत इन्होंने सोलर पार्क प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप आइए यहाँ पे प्लांट डालिए। दूसरा है कि रूफ सोलर सब्सिडी दे रही है, अप टू 40% की सब्सिडी, जो रूफ में जो सोलर लगाएगी कंपनियाँ 40% की सब्सिडी दे रही है। एंड जिससे और दिस आर द ड्राइविंग बाय एंड द रिड्यूसिंग कॉस्ट, और जिससे आपका कंपनियों का कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। क्योंकि हम लोगों को भी मालूम है कि सोलर कंपनी डालने के लिए सोलर कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा चीज़ की एक कैपेक्स बेस्ड कंपनी है, इसमें हाई कैपेक्स की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके कारण लैंड एक्विजिशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। और दूसरा है कि रूफ बेस्ड काम कर रही है। तो जो कंपनी इस बेसिस पे पीएलआई में एक फ़ायदा उठा रही है, उस कंपनी को थोड़ा सा अपना मार्जिन अच्छा मिलेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं अपने स्टॉक के सिलेक्शन में। अभी इस कंपनी में मेजर प्लेयर कौन है, मेजर खिलाड़ी कौन है। सोलर पावर में देखेंगे कि टाटा पावर सोलर एक मेजर खिलाड़ी है। सबसे बड़ा स्टेक अगर प्राइवेट प्लेयरों का देखा जाए तो अदानी सोलर है। नेक्स्ट वारी एनर्जाइज थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है, जबकि 20% मार्केट शेयर वारी एनर्जाइज का है। सोलर जनरेशन में इनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, लेकिन पीवी यानी पीवी मॉड्यूल जो इनमें सोलर प्लांट में जो उसके लगते हैं, उस पे ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन है। 20 से 25% मार्केट स्टेक रखी हुई है। रीन्यू पावर ये भी एक बड़े प्लेयर है। दूसरा है अजूर पावर। तो ये 4-5 दिग्गज कंपनियां हैं जो कि सोलर रिलेटेड काम कर रही हैं, चाहे तो वो पैनल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, चाहे तो प्रोडक्शन कर रही हैं। ये दोनों चीज़ें। तो अब बारी बारी से आएंगे पैनल में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में क्या हो रहा है। चूँकि मेजर इसमें 2 ही पार्ट लगने हैं, तो एक इन्वर्टर लगना है और एक पैनल लगना है, ये 2 ही चीज़ें इसमें।
किसी अगर सोलर कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से हो चाहे तो जनरेशन से हो, डिस्ट्रीब्यूशन तो चलिए डिस्कॉम करेगी, चाहे तो जनरेशन से हो चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग से हो, तो इनमें सबसे पहला मुद्दा क्या देखना है? सबसे पहला मुद्दा देखना है प्रॉफिट मार्जिन। आपकी चेक करना उसका रेवेन्यू ग्रोथ से 20 से 25% का क्वार्टरली ईयर बेसिस पे ग्रोथ होना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन कितनी आ रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, देन इबिट कितना आ रहा है, इबिटा कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए, टाटा पावर के केस में देखिएगा कि रिपोर्टेड 15,391 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ देख रहा है, Q3 का डेटा है, Q3 2025 का, एंड 3.9 गीगावाट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसको आपको रीन्यू पावर को देखिएगा कि करीब 6,497 करोड़ का 2024 के अंदर इनका रेवेन्यू आ रहा है। तो सबसे पहले इनके रेवेन्यू को देखेंगे, आप पेयर के थ्रू कंपैरिजन करेंगे, तो आपको सबसे बड़ा दिक्कत आएगी कि पावर कंपनियों को एग्जैक्टली पेयर कौन है जिससे हम कंपैरिजन करें। तो जो पावर जनरेशन में है तो जनरेशन के साथ में करना है, जो पैनल प्रोडक्शन में है उसको पैनल प्रोडक्शन के साथ कंपैरिजन करना है। जनरेशन को प्रोडक्शन के साथ करके आपको सही पैरामीटर नहीं मिलेगा। तो सोलर को सोलर के साथ ही करना है, पर्टिकुलर वो क्या काम कर रही है, कोर बिजनेस कर रही है, आपको डिटेल एनालिसिस देखना पड़ेगा उसमें। जैसे कि हमने बोला वारी एनर्जाइज, जो कि बड़ा स्टॉक है, जो कि प्रोडक्शन में कम रेवेन्यू निकालती है लेकिन पैनल बेच के ज़्यादा पैसा निकालती है। तो तुमका कोर बिजनेस क्या हो गया, 80% 85% बिजनेस इसका पैनल में है, पीवी पैनल में। तो पैनल के ऊपर कंपेरिजन करेंगे हम इनका। नेक्स्ट पॉइंट है डेड लेवल क्या है। क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इसमें आपको कैपिटल लगता है और लगने के बाद 4-5 साल आप इंतजार करते हैं इसके प्रोडक्शन आने के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा, डेट टू इक्विटी देखना पड़ेगा। और अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखें कि एनएचपीसी का डेट टू इक्विटी कितना है, परसेंटेज वाइज देखें तो करीब 70% यानी 0.7। तो एक से कम इसकी डेट टू इक्विटी। अगर आपको इस तरीके के स्टॉक मिलते हैं जो कि फाइनेंशियली रेवेन्यू वाइज ग्रोथ अच्छा दे रहे हैं, ईबिटा मार्जिन अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आ रहा है, तो और उसके बाद में आपकी डेट कम है यानी एक से कम है, तो वो हमारी कंपनी अच्छी हो सकती है। क्योंकि ये डेट लेवल की कंपनी है, ज़्यादा डेट होना हमारे लिए रीपेमेंट में दिक्कत आएगा। तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फिर हमको देखना पड़ेगा। अगर डेट है, हाई डेट होता है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम से कम हमारा बोलते हैं 4-5 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को। तो वन बाय वन हम इसका डिटेल देखेंगे। तो मोटा मोटी क्या हो गया, हमारा टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ के बाद हमको उसको डेट के ऊपर डायरेक्ट जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डेट रेशियो पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या रिटर्न निकाल के दे रही है, एंड आरओसी है रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या निकाल के दे रही है। तो यहाँ पे चूंकि हमने बताया कि यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी अगर निकाल रही है 15% से ऊपर, तो यहाँ पे 12% के आसपास आरओसी निकालेगी, उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएगी। तो उस हिसाब से कम आपका नियर अबाउट द आरओई और आरओसी आसपास में होना चाहिए, 1-2% के ऊपर नीचे। तो आरओई अगर अच्छा निकाल रही है, आरओसी अच्छा निकाल रही है, जो कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जिसकी भी होती है, तो उसमें हमको आरओसी पे ज़्यादा ध्यान देना। आरओई तो हमारा ठीक है, आरओई हमारा आएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा, हमारे शेयर इक्विटी पे हमारे रिटर्न अच्छा बना के नहीं, वो तो 14-15% हमारा टारगेट तो हर स्टॉक के लिए है, ये जनरलाइज है। लेकिन यहाँ पे आरओसी पे कॉन्सेंट्रेट इसके लिए करना है क्योंकि ये डेट और लेवरेज वाला काम है और ज़्यादा डेट पे काम करती है बिजनेस, चूँकि कैपिटल इंटेंसिव है। तो आरओसी भी हमको इसमें ध्यान देना चाहिए कि ये करीब करीब हमारा 15 से ऊपर या 12 से ऊपर निकाल के ला रही हो। नेक्स्ट क्या है हमारा कैश फ्लो। चूँकि कैपिटल इंटेंसिव है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, ऐसा पैसा लगाने के बाद पावर जनरेट करने के बाद डिस्कॉम को भेजेंगे, डिस्कॉम को भेजने के बाद मुझे पैसा मिलेगा अगर पावर हम बेच रहे हैं, तो उसमें हमारा कैश आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैश फ्लो इसमें देखनी जरूरी है इस तरह की कंपनियों में। जैसे कि सीएससी का एग्जांपल ले सकते हैं, 13.5% 13.59% का कैश फ्लो मार्जिन है। तो आपका स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए, कैश फ्लो मार्जिन आपका अच्छा आना चाहिए, उस हिसाब से नेट कैश फ्लो और कैश फ्लो देख सकते हैं। और जिस तरह के कंपनियों में कैश फ्लो पॉजिटिव में है, एटलीस्ट पॉजिटिव में तो होनी चाहिए। नेगेटिव कैश फ्लो आपको ऑलवेज परेशान करेगी। पैसा आ नहीं रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, अच्छे रेट पे भी बेच रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, तो आपको डेट चुकाने में दिक्कत। चूँकि हाई डेट कंपनी है तो कैश आते रहना चाहिए ताकि आप डेट जो भी है हाई डेट को चुका करके क्लियर कर पाएँ। तो उस तरह से कैपिटल इंटेंसिव और कैश फ्लो का पैरामीटर को देंगे। तो हमने सिर्फ टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ देख लिया, देन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने डेट को देख लिया। चूँकि डेट को पहले सेकंड में क्यों रखे, उससे अगर फिल्टर भी करना है तो उस हिसाब से फिल्टर करना है। डेट को फिल्टर मारेंगे, देन आरओसी आरओ पे मारेंगे, रिटर्न हमको इतना निकाल के देने चाहिए। ये रिटर्न इतना निकालने के बाद आपके पास कैश आना चाहिए, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए, या कैश फ्लो मार्जिन को देखा जाए तो 8-10 के ऊपर लेके चलना है। देन
देन नेक्स्ट की पैरामीटर है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। आपकी आपके प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी आ रही है और आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। जैसे आजूर पावर के केस में देख सकते हैं, आजूर पावर का ओवरऑल 3 गीगावाट का ऑपरेशन कैपेसिटी और 4.1 गीगावाट का पोर्टफोलियो के अंदर है, टोटल है। तो अगर आपका इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और ऑर्डर वैल्यू कितना है, उसको हिसाब से देखना पड़ेगा आपका कितना मेगावाट का, गीगावाट का और कितना मार्केट शेयर इसको एक्वायर कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोड पावर फैक्टर। ये लोड, ये क्या है, ये क्या है, प्लांट लोड फैक्टर क्या है। प्लांट लोड फैक्टर है कि हाई प्लांट लोड फैक्टर इंडिकेट द इफिशिएंसी ऑफ द पावर जनरेशन कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेजेस एंड सोलर पावर का कम से कम PLF ऑफ इंडिया इज ए 20 से 25% है। तो लोड पावर फैक्टर पावर जनरेशन कैपेसिटी है, 20 से 25% का जनरेशन कैपेसिटी है। कि सोलर में देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक दिन है तब तक पावर जनरेशन करेंगे, रात में आपका पावर जनरेशन होता नहीं है। तो उस हिसाब से अगर ओवरऑल किसी चीज़ को, डिस्कॉम को आपको पावर देना है तो आप क्या करते हैं कि भैया तुमको अगर 5 मेगावाट अगर दे रहे हैं तो आपको कम से कम 1 मेगावाट दे रहे हैं तो कम से कम आपका 5 मेगावाट की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो 5 मेगावाट की कैपेसिटी होगी तब आप 5 मेगावाट दे पाएंगे और 4 घंटा आपका आइडल रहेगा। तो उस हिसाब से, इस हिसाब से 20 से 25 का निकल के आता है कि प्लांट लोड फैक्टर, क्योंकि आपको रात में देना नहीं है, दिन में पावर प्रोड्यूस होना, दिन में दे देना सोलर के हिसाब से, रात में देना नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे कि दिन और रात को दोनों कैपेसिटी को अगर ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको दिन में करीब, अगर रात का सभी जोड़ेंगे तो 20 से 25% निकल के आएगा सोलर पर। ये परसेंटेज है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑन टाइम। अगर किसी सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट एक्शन लेट हो रहा है तो आपकी एज ए डेट कंपनी आपकी पैसा कब रिटर्न आएगी, इस हिसाब से इस पैरामीटर को भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि टाटा पावर, टाटा सोलर के केस में देखते हैं कि इनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम अच्छा चलता है और ये सही टाइम पे प्रोजेक्ट खत्म करती है। इनका 13 स्टेट में प्रोजेक्ट अक्रॉस द 13 स्टेट में चल रहा है, तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम भी देखना पड़ता है। और इसके पावर सेक्टर को इसीलिए कहा जाता है कि जितने साल का साइकिल टाइम है, सपोज 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको सभी रिटर्न को, सभी पैरामीटर को 3 साल और 5 साल के सेटअप में देखना पड़ेगा। 1 साल का सेटअप में नहीं देख सकते, 1 साल में प्रोडक्शन आपका रेवेन्यू नहीं आ पा रहा आएगा। नेक्स्ट डिटेलिंग अगर देखा जाए पावर सेक्टर के लिए, सोलर के लिए भी और सभी के लिए, पावर परचेस एग्रीमेंट, PPA क्या है। चूंकि सोलर की पोजीशन क्या है, 25 सालों पे आपका पावर परचेस एग्रीमेंट होता है। तो इस एग्रीमेंट में आपने टैरिफ के हिसाब से रेट देख सकते हैं पर यूनिट। गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग टैरिफ जो है, अभी रेट जो चल रहा है पावर का 2.9 किलोवाट चल रहा है, ये रीन्यू पावर के केस में। तो इस तरह का टैरिफ के हिसाब से किस टैरिफ रेट पे इनको मिला है और वो टैरिफ रेट के हिसाब से इनका पावर कंजम्पशन गवर्नमेंट किस रेट पे ले रही है, तो वो भी आपको पावर परचेस एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। और चूँकि 25 सालों की है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि पावर सेक्टर सिक्लिकल है, कि बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं और ये इनका पैसा भी बहुत लेट साइकिल के थ्रू घूम के आता है। तो इनका कैश फ्लो भी बनाना मुश्किल हो जाता है और हाई डेट बिजनेस है तो डेट को चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से कि स्टॉक में पैसा बनाना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा बनेगा और पैसा बन सकता है। उस हिसाब से की पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप इनको सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी। अगर मेन है पावर प्रोडक्शन कर लिया हमने, पावर जनरेशन में आ गए, अब हम पावर को 25 साल के लिए गवर्नमेंट को भेज भी रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो रेट है और हमारा रेट जो पड़ रहा है पावर जनरेशन का पर किलोवाट, वो क्या आ रहा है। अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट का रेट ₹2.85 है, ₹2.85 पर किलोवाट के हिसाब से है। तो इसमें हमारा अभी क्या देखने को मिल रहा है, अगर इसमें कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एनालाइज द कॉस्ट ऑफ द मेगावाट ऑफ द इंस्टॉलेशन। एक पर मेगावाट के लिए 1 मेगावाट का जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन आ रहा है वो नहीं पकड़िए, एंड लेवरेजेस कॉस्ट को पकड़िए, यानी जो उसको लगाने के लिए उधारी लिया है वो दोनों को पकड़ लीजिए, एंड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो LCOE, ठीक है, लेवरेजेस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेवरेजेस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पकड़ेंगे और पर मेगावाट का कॉस्ट पकड़ेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद आपके जो गवर्नमेंट से पर मेगावाट का, पर किलोवाट का जो रेट आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.18 जो आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका कॉस्ट आ जाएगा। जो कि कॉस्टिंग जो देखा जाएगा, कोल के कॉस्टिंग से करीब 18% बिलो जा चुकी है ये। यानी अगर यूँ बोले, गवर्नमेंट की PLI स्कीम को अगर पकड़ लें और गवर्नमेंट के सोलर पैनल को रूफ में लगाने वाले 40% डिस्काउंट को पकड़ लें, ये दोनों स्कीम को लगाने के बाद कोल जनरेशन से जो
पर किलोवाट का जो रेट है और सोलर को जो रेट मिल रहा है उससे आपको 18% बिलो पे काम हो रहा है, और ये दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम कम कॉस्ट आ रहा है। तो अब हम लोग बार बार जो कहते हैं कि सोलर का कॉस्टिंग ज़्यादा है और सोलर को बेनिफिशियल नहीं है, तो उस हिसाब से ये चीज़ का काट ये देख सकते हैं कि ये अब हर स्टॉक का जो हर पावर परचेस एग्रीमेंट को पोजीशन को निकालेंगे तो समझ में आएगा ये पोजीशन हमारा कहाँ आकर खड़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फाइनली प्रॉफिट में है कि नहीं जनरेशन हमारा, वो आप देख के निकाल सकते हैं। चूँकि आपको पता है कि इसमें आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो जो आएगा वही आएगा, फिक्स कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट आपका कुछ भी नहीं आना है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल आना है। तो इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। देन की पॉइंट में आप देखते हैं प्लांट इफिशिएंसी देख लीजिए, प्लांट की इफिशिएंसी कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, जैसे कि हाई इफिशिएंसी विद इन 21%। तो प्लांट की इफिशिएंसी कैसी है उस हिसाब से देख सकते हैं, और किस तरह से टेक्नोलॉजी इन लोगों ने इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसके कारण प्लांट की इफिशिएंसी बढ़ रही है। तो ये भी पॉइंट को एनालाइज कर सकते हैं अपने एनालिसिस। देन है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आपके पास में सबसे बड़े प्लेयर इसमें इस मार्केट में कैपिटल इंटेंसिव है तो वही जिंदा रह पाएंगे, छोटे प्लेयर ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे। तो बड़े प्लेयर में देखिएगा अदानी इसलिए फास्ट ग्रो हो रहा है, इसका 4 गीगावाट का कैपेसिटी है बिहाइंड द कॉस्ट कंट्रोल एंड पीएलआई इंसेंटिव को लेकर के। तो इनका देखा तो 4 गीगावाट का कैपेसिटी, जो कि जबकि अगर बोला जाए कि 100 गीगावाट का, तो अभी इंडिया ऑलरेडी 108 गीगावाट सोलर से लेके आ रहा है, जो अदानी इटसेल्फ बड़े प्लेयर के होने के बावजूद 4 गीगावाट ऑलरेडी लेके जा रहा है। तो कम से कम देखेंगे 4 गीगावाट की कैपेसिटी तो अदानी की इंडिविजुअली है। नेक्स्ट स्टॉक की पैरामीटर है जो कि स्लाइडली हल्का सा नज़र देख सकते हैं कि मार्केट शेयर आपका एक स्टॉक में कितना है। जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे वारी न्यूरल के केस में से देख सकते हैं 21% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है एंड 44% सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्टिंग है। तो ज़्यादातर सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट 44% करती है, और वारी एनर्जाइज जो है 21% डोमेस्टिक मार्केट शेयर सोलर पैनल प्रोडक्शन के हिसाब से ये रखती है। देन ब्रांड रेपुटेशन आपका टाटा पावर सोलर का 30 ईयर्स का ब्रांड रेपुटेशन है, तो उस स्टॉक की ब्रांड रेपुटेशन क्या है एंड ब्रांडिंग वैल्यू क्या है वो देख सकते हैं। जियोग्राफिकल रिचेस क्या है, वो किस किस स्टेट में किस किस जगह पे अपनी पावर जनरेशन कर रही है। जैसे कि विक्रम सोलर के कंडीशन में देख सकते हैं 32 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है, और ये इंडिया की ऐसी कंपनी है जो बाहर भी अपना प्रोडक्शन दे रही है सोलर के केस में। देन कस्टमर बेस कहाँ है, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्रियल है और कमर्शियल केसेस, जैसे आज आजूर पावर का एग्जांपल ले सकते हैं। एक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर दोनों क्लाइंट इनके पास में है, तो इनका सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। उस हिसाब से अपने स्टॉक को डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। देन एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितनी है, बाहर कितनी एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे कि अदानी सोलर के केस में देख सकते हैं एंड वारी दोनों बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया और यूएस में भी एक्सपोर्ट कर रही है, चाहे वो पैनल से हो, पावर जनरेशन से हो, ज़्यादातर पैनल ही इसमें एक्सपोर्ट होती है, तो पैनल से हो, रिन्यूएबल सेक्टर में जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग आइटम हो। देन हम लोग आते हैं फाइनली के की पैरामीटर को कैसे देखना और कौन से रेंज को हम लोग अलाउ करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ में आप देख लीजिए, रेवेन्यू ग्रोथ इनका देखिए फिल्टर मारिए आप सीएजीआर के हिसाब से 20% से ऊपर ग्रो होना चाहिए, 5 साल का स्ट्रॉन्ग पोजीशन इसमें लेना है रेवेन्यू ग्रोथ में। फाइनल देव इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखिए, प्रॉफिट रेशियो देखिए, इबिटा को पकड़िए, इबिटा और इबिटा मार्जिन 25% से आइडियली ऊपर होनी चाहिए, एंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका 10 से ऊपर होना चाहिए। इबिटा आपको 25 से ऊपर क्यों रखना है, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए, रनिंग कॉस्ट इसमें कम है, इससे सोलर पावर के कंडीशन में आपको इसको इबिटा को देखना है। सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे, ये एक डेड लेवल की कंपनी है, हाई डेड होता है, इसमें डेट टू इक्विटी आपको 1 से 1.5 के नीचे हो तो ज़्यादा बेटर है, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 के ऊपर होनी चाहिए। अगर डेढ़ के ऊपर जा रही है तो इंटरेस्ट कवरेज 3 से ऊपर आपको लेके लेना चाहिए ताकि पैसा उसको रिटर्न दे पाए। रिटर्न मैट्रिक्स की बात करें कि रिटर्न मैट्रिक्स में तो आरओई देखेंगे, जैसे हमने बताया था कि 15 के ऊपर होना चाहिए, और आरओसी 12 के ऊपर ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए, तभी आप स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। और आप अपने स्टॉक के बारे में बताइए आपके कमेंट्स में, जो भी स्टॉक्स है कि इतना आरओई मेंटेन कर रहा है कि नहीं। आरओई मेंटेन होने का मतलब डेढ़ के ऊपर भी आप रिटर्न करके निकाल रहे हैं। तो आपके पास में अगर टाटा पावर है या फिर अदानी ग्रीन है, आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, और इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। जो भी क्वेश्चन और सेशन में पूछे, अभी हम और 2-3 पॉइंट्स इसमें एनालिसिस करना बाकी है। कुछ की पॉइंट देखेंगे। इंस्टॉल कैपेसिटी 500 मेगावाट से ऊपर के स्टॉक को पकड़िएगा, उसके नीचे वाले के स्टॉक से कुछ नहीं मिलना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है इसके लिए। और पाइपलाइन में 1 गीगावाट आपके स्टॉक जो भी सेलेक्ट किए उसके ऊपर होनी चाहिए। अभी जैसे कि हमने रिसेंटली दिया था केपीआई ग्रीन एनर्जी का देखिएगा 1 गीगावाट का उससे ऊपर है कैपेसिटी उसके हाथ में है, और 500 का उसका कैपेसिटी चल रहा है, उसका मतलब ऑपरेशन में है। तो उस हिसाब से आप स्टॉक को एनालाइज कीजिए। 200 मेगावाट और 300 मेगावाट सीपीपी प्रोजेक्ट आईपीपी होनी चाहिए एटलीस्ट, तो उसके हिसाब से आनी चाहिए प्रोडक्शन। चूँकि लॉन्ग टर्म बिजनेस है तो लॉन्ग रेशियो में इसको पावर 25 साल का इनका एग्रीमेंट करते हैं, जनरेशन ये कंपनी करती है, तो 25 साल का एग्रीमेंट अगर होता है तो आपके पास में उस हिसाब से सेटअप होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए।
देन हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑन टाइम, ये भी पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। समराइज करते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल का सीएजीआर के तौर में 20 के ऊपर रहना चाहिए, एबिटा मार्जिन 25 के ऊपर रहना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 के ऊपर रहना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 के नीचे होना चाहिए। देन डेट टू इक्विटी 1.5 के नीचे होना चाहिए। उसके बाद साथ मिला के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना पड़ा है, 3 के ऊपर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, वरना इंटरेस्ट का पैसा आप चुका नहीं पाएंगे। रिटर्न की बात करें, रिटर्न आरओई देखिए 15 के ऊपर रहना चाहिए और आरओई 12 के ऊपर होना चाहिए। कैश फ्लो आपके पॉजिटिव में, फ्री कैश फ्लो बना रहना चाहिए, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश आना चाहिए, पॉजिटिव एंड फ्री कैश फ्लो, ये दोनों पे देखना पे ऑपरेशन से कैश आना चाहिए, नहीं कि पैसा फंसना नहीं ऑपरेशन में। ये स्टॉक फिल्टर में हो गया। देन ऑपरेशनल कैपेसिटी के तौर पे देखेंगे तो 50 मेगावाट से 500 मेगावाट से ऊपर होना चाहिए, और ऑपरेशन कैपेसिटी एंड पाइपलाइन में 1 गीगावाट आपके पास में होनी चाहिए। पीएलएफ में पावर लोड फैक्टर में 22 से ऊपर होना चाहिए, इंडस्ट्री एवरेज है 22 से ऊपर, पीएलएफ फैक्टर आपका आना चाहिए आप जिस कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट देखिएगा तो कॉस्ट पर मेगावाट 4 करोड़ से पर मेगावाट से कम आनी चाहिए। एंड पीपीए पावर परचेस एग्रीमेंट करीब 15 साल से 25 साल का रेंज पे होता है, तो उसमें आपका टैरिफ क्या आ रहा है, ₹2.5 से ₹3.5 कौन सा किलोवाट के हिसाब से आ रहा है वो देख करके आपको कॉस्टिंग निकालनी है। गवर्नमेंट की रेट 2.5 से ₹3.5 है, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि 15 साल का एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और आपको टॉप रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देन क्या है प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट मोर देन 90% से ऊपर ऑन टाइम होनी चाहिए। देन मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर आप देखें टॉप 10 कंपनी को पकड़ना है आपको, जिसकी मार्केट शेयर 5% के ऊपर है, डोमेस्टिक शेयरिंग होनी चाहिए। एंड जियोग्राफिकल पोजीशन पे देखें तो कम से कम मोर देन 3 स्टेट एंड मोर इंटरनेशनल मार्केट हो, और ऑपरेट कम से कम 3 स्टेट के ऊपर हो, यानी पावर परचेसिंग एग्रीमेंट 3 स्टेट से ऊपर हो, 3 जगह पावर आप दे रहे हैं, उस हिसाब से होनी चाहिए आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट की क्वालिटी देखनी है तो मैनेजमेंट पावर में देखना पड़ेगा कि आपका प्रमोटर का 10% से कम प्लेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लेज नहीं होना चाहिए। देखिए हम केपीआई ग्रीन के केस में देखेंगे तो 45% का सिर्फ प्लेज है, तो वो वहाँ पे एक रेड फ्लैग वो शो कर रहा है ऑलरेडी। दूसरा देखिएगा कि एफआईज की होल्डिंग करीब 10% से ऊपर रहनी चाहिए, वो उस स्टॉक को एफआईज रिस्पेक्ट कर रहा हो तो 10% से ऊपर, 1-2% पे ध्यान नहीं देना, 10 के ऊपर एफआईज की होल्डिंग आपको देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट स्ट्रांग है उसको वेरीफाई करने का। लेकिन रेगुलेटरी नो पेंडिंग लीगल कंप्लायंसेस देखना पड़ेगा उसमें। वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन का पी देखेंगे, सेक्टर के पी से कम मिलना चाहिए, यानी अगर सेक्टर का एवरेज 19 है तो आपका 40 के नीचे होना चाहिए, तो आपको स्टॉक 40 के नीचे होनी चाहिए जो भी रिन्यूएबल से लेते हैं। और पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू 8 के नीचे होने चाहिए, जैसे केपीआई ग्रीन के देख रहे हैं 8 के, केपीआई के ग्रीन के 8.28 है तो 8 के नीचे होनी चाहिए। प्राइस टू बुक अगर देखिए कि प्राइस टू बुक क्या है, एसेट ज़्यादा है, प्राइस टू बुक इसमें ज़्यादा है, 1-2 को बुक वैल्यू पे नहीं मिलेगी। यील्ड आपका 1% से ऊपर हो, कुछ ना कुछ डिविडेंड यील्ड हो जिसमें कैश फ्लो की पोजीशन समझ में आए, और 5 ईयर का सीजीआर कम से कम 20% से स्टॉक ग्रो कर रहा हो। तो इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर हैं स्टॉक को पोजीशन करने के लिए, जिसमें से हमने की पैरामीटर को बताया है, फंडामेंटल में बताया है, बिजनेस एनालिसिस को बताया है। तो इसमें सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है कि टिक 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 करके एक स्टॉक को फिल्टर मारा सेलेक्ट कर लिया, वो भी पोजीशन हमने बताया है। और एक ऐसा भी पोजीशन हमने बताया है कि इसमें आपको बिजनेस मॉडल का पूरा पावर में आपका सोलर सेक्टर का एनालिसिस बताया है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, अपने जो भी स्टॉक किया जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन तो फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। और इसी तरह से वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहे, पावर सेक्टर से रिलेटेड और सोलर सेक्टर से जैसे ट्रेंड चालू है, और इस हिसाब से कुछ स्टॉक हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।